जय हिंद फ्रेंड्स। हम बात करने वाले हैं आज 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, इसी तरीके से हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को बहुत ही कम समय में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि अधिकतर चीजें हम जो है ऐसे छोटे छोटे पार्ट के रूप में आप लोगों को बताते चलें। ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो और हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा छोटा सा वीडियो आप लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए हम इसे भी आपके पास जो है प्रोवाइड करते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर बार हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए हम इसे देखेंगे अभी और इसी समय। आपको ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक ना, ये सारी चीजें आज आप हम लोग अभी समझने वाले हैं। बाकी इसी के साथ आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसी के बाद अगला वीडियो आप लोगों को मिलेगा जिसपे आप लोगों को यहाँ पे 1781 का संशोधन अधिनियम है, ठीक ना, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ अभी जो आने वाली एक क्लास है, जो कि डिटेल क्लास आने वाली है, वो क्या है, तो मानव मस्तिष्क क्या है, ठीक ना, यानी मस्तिष्क के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। किस तरीके से आपके सोच विचार बदल जाते हैं, क्या सोचते हैं आप, आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं, आपका मन क्या कह रहा है। आज पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं है, तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हमको कहाँ मिलेगी, इस वीडियो में मिलेगी, जिसे अभी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही कम समय में। इसे प्रोवाइड कराया जाएगा, हो सकता है कि कल तक आप लोगों को मिल जाए। कल हमने लाइव का प्रयास किया था बट चला नहीं, तो फिर हमें लगता है कि अगले वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे। अगला अगर हम बात करते हैं तो अभी जल्द ही आप लोगों को मिलने वाला है भारत का आकार और अनियमित आकार और स्थिति, क्लास 9th जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ाया है, बट इसको अभी फिर से हम नए कोर्स के साथ सारी चीजें अब चेंज हो रही हैं, तो हम जो है इसमें आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि ये जितने भी कोर्स अभी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें अब आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आ जाते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर, ठीक ना। 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हुए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। सबसे पहले इनमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, और वो पॉइंट क्या क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बताते चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि रेगुलेट, ठीक ना। ये रेगुलेट करने का क्या मतलब है, रेगुलेट करने का मतलब होता है नियंत्रित करना, ठीक ना। ये नियंत्रित करना यानी रेगुलेट करने का मतलब है नियंत्रित करना। तो देखिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करेगी। और क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से 10,000 पाउंड का, 10,000 पाउंड नहीं 10 लाख पाउंड का ये क्या लेती है कि कर्ज लेती है। तो कहती है भाई हमको ना पैसा चाहिए, अब ये पैसा चाहिए, इसीलिए अब इसके पैसे के बदले में इसको कहते हैं कि एक तरीके से ये पैसे देंगे, और पैसे देके जो है वहां पे क्या करेंगे, इसको रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो इनसे जो है पैसा ले करके और इनके ऊपर क्या करेंगे, कानून लगा देंगे, कानून लगाएंगे, एक तरीके से इनको रेगुलेट करेंगे, ठीक ना। तो इसीलिए पहला कानून पारित किया जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में आने वाला एक ऐसा एक पहला कानून था जिससे हम लोगों ने सीखा कि रेगुलेट भी किया जा सकता है, और ये नियम कानून के माध्यम से, ठीक है। दूसरी बात, ये आया था 1773 में, याद रखना है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया है। इसे फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर जी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि पहली बार हमने केंद्रीयकरण की शुरुआत की। केंद्रीयकरण की शुरुआत कैसे, तो आपको बता दें कि ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे पावर ऑफ जोन्स 3 थे, 3 पावर ऑफ जोन्स थे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन आ जाएगा, पहला यहाँ पे आ जाएगा जिसको हम जानते हैं बॉम्बे के नाम से, ठीक ना, पहला बॉम्बे था। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो मद्रास था, ठीक है, दूसरे नंबर पे मद्रास था। और तीसरे नंबर पे कौन था, तो तीसरे नंबर पे बंगाल था, ठीक है। ये यहाँ पे 3 पावर ऑफ जोन्स थे। तो इसमें से सभी के पास अपने अपने क्या होते थे, गवर्नर होते थे, सभी के अपने गवर्नर रहेंगे, और जिनके अपने अपने जो गवर्नर हैं इनके पास कुछ शक्तियां दी गई रहती थी, ठीक ना।
ये अपने अपने गवर्नर होते थे और इनके पास कुछ शक्तियां दी जाती थी जिसको कहते थे लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर, ये दो तरीके की पावर इनको शक्ति दी जाती थी। यानी कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद, ये दो तरीके की शक्ति इनके पास थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसमें एक निर्माण किया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। ठीक ना, यहाँ पे बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनता है, पहले केवल बंगाल का एक गवर्नर था, इसे बना दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया है। और एक कौन व्यक्ति था, तो इसका नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो एक कौन बना था, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसी के साथ 4 लोग और थे जिनको कहा जाता है कि इसकी सहायता करने के लिए बनाए गए थे। तो 4 सदस्यीय परिषद भी इसमें बनाई गई थी। और 4 सदस्यीय परिषद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन लोग थे, शामिल थे, तो देखिएगा 4 सदस्यीय परिषद, 4 सदस्यीय परिषद, इसमें कौन कौन, इसे काउंसिल ऑफ 4 भी कहा जाता है, इसे कलकत्ता काउंसिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 लोग शामिल थे इसलिए इसे काउंसिल ऑफ 4 कहते हैं। एक कलकत्ता यानी बंगाल में बनाई गई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें अगर आपको बात करें तो 4 लोग थे, वारेन हेस्टिंग के साथ बारवेल, क्लेवरिन, फ्रांसिस और मानसन, फ्रांसिस और मानसन, एक इसमें 4 लोग थे। ठीक ना, इसमें 4 लोग ऐसे शामिल थे जिन्हें कार्यकारी परिषद में एक सदस्य परिषद के रूप में बनाया गया था। इसी के साथ और भी आप क्या याद रखेंगे, तो ये जो गवर्नर जनरल बने हैं, यही गवर्नर जनरल को क्या किया गया कि यहाँ के जितने गवर्नर थे इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, यानी जो इनकी लेजिस्लेटिव पावर थी, ये कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है 1773 के इस कानून के तहत कहाँ चली जाती है, तो ये चली जाती है बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। ठीक ना, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी जाती है। इसीलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, कि पहली बार केंद्रीयकरण की शुरुआत होती है। याद रखिएगा कि ये फर्स्ट स्टेप ऑफ केंद्रीकरण है, लेकिन जैसे जैसे आप 1773 से 1858 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, मतलब केंद्रीयकरण बढ़ता जाएगा। ठीक है, केंद्रीयकरण बढ़ता जाएगा। और ये सबसे हाई कब होगा, तो मैक्सिमम होगा 1833 में। 1833 में सबसे अधिक सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ कुछ चीजें और भी याद रखनी है, और क्या क्या याद रखना है तो आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को याद रखना है कुछ और भी बातों को। चलिए उन बातों को भी हम आपको बता देते हैं। तो क्या क्या बातें भाई आपको याद रखनी है, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा जस्ट वेट, माइक का वायर हिल रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक का वायर ही तो है। यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमने देखा है जितनी चीजों को आगे हम समझते हैं तो हमें क्या ध्यान देना है, कैसे बार बार है। आगे हमको क्या समझना है, आगे हम ये समझते हैं कि ये जो काउंसिल ऑफ 4 बनाई गई थी, और जो यहाँ पे 1773 में ये बनाया गया था एक तरीके से काउंसिल ऑफ 4, और इसी के साथ क्या बनाया गया है, तो इसी के साथ बनाया गया है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
फुल नहीं दे रहा तो हो, अरे छोड़िए ना, ऐसे ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं इतनी सारी चीजों के बारे में। ठीक है, देखिएगा, तो यहां से अब अगर हम बात करें तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली चीज तो भाई बंगाल में एक गवर्नर जनरल बना। ठीक है, बंगाल में गवर्नर जनरल बन गया, नाम क्या था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, उसके 4 सदस्य और थे। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो इसी के तहत 1774 ईस्वी में एक कलकत्ता में बनता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनता है कलकत्ता में, और इस सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 जज थे, 4 जज थे, और ये 4 जजों में एक थे मुख्य जज। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश थे इसमें, और अगर हम बात करते हैं एक तो मुख्य न्यायाधीश और 3 इसमें अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 3 इसमें अन्य न्यायाधीश थे। ये जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम कई बार पूछा जाता है, इनका नाम था एलिस इम्फे करके इनका नाम बताया जाता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बना था पहली बार 1773 ईस्वी में ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। दूसरी बात, इसी में और चीजें क्या याद रखनी है, तो इसी 1773 में ही आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर ही पहली बार कहा गया कि जितने भी कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं, ये अपना खुद का मतलब वे व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये रिश्वत ले सकते हैं, और ना ही ये उपहार ले सकते हैं। ये इतने दुष्ट लोग थे ना, दुकान पे जाके बोलते थे कि जानते हैं हमको कुछ सामान चाहिए, और जो सामान चाहिए तो अगर 10 रुपए किलो है तो कहते थे कि 4 हमको ये 12 रुपए किलो दे दीजिए। बोलते थे क्यों भाई इतना महंगा क्यों लेना है, बोलते थे महंगा इसलिए लेना है ना, ये जो अभी हम लोगों को 10 किलो चाहिए 10 रुपए के भाव से है मान लीजिए, तो 12 रुपए के भाव से क्यों लेते थे, ताकि जो 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे ना उससे बदवा के अपने लिए कुछ सामान लेके जाएंगे, अपने खुद के लिए पर्सनली, और जाएंगे तो वहां पे क्या बता देंगे पता है कि हमको ना भारत के लोग बढ़िया मानते हैं इसीलिए हमको उपहार दे दिए हैं। अरे तुमको कितना मानते हैं हम लोग, अभी मिल जाए तो बताते हैं तुमको कि कितना हम लोग मानते हैं। ठीक ना, तो ये लोग जो है इस तरीके से क्या करते थे भाई, उपहार वगैरह लेते थे, इसीलिए कंपनी घाटे में चली गई। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ से पारित कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इस पूरे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। पहला जितनी चीज हमने अभी बताया, रेगुलेट करने का पहला काम, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, यहाँ से इनकी पावर चली गई है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो जितना ज्यादा आप जाएंगे यहाँ एक चीज और याद रखिएगा, 1773 से लेकर एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है 1858 तक, इसको कहा जाता है कंपनी रूल। कंपनी रूल के नाम से जानते हैं, और 1858 से 1947 तक इसको ब्रिटिश रूल के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को क्राउन रूल भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश रूल कहिए या फिर इसी को क्राउन रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक हम कौन सा देखने वाले हैं, तो अगला टॉपिक हमें मिलेगा वो 1781 का संशोधन अधिनियम। अगला टॉपिक आपको मिलने वाला है, और जैसे ही ये टॉपिक आप लोगों को मिलेगा तो इसके बाद जो है भी अगला टॉपिक, मतलब इसी के साथ एक एक अगले स्टेप पे हम लोग चलते चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।